हाउस से, जहां पर योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 300 छात्रा भी इसमें शामिल हैं। आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 300 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं के साथ योगा सीएम शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से हम नित देखते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान रोज योगा अभ्यास करते हैं। कल भी हमने देखा, उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि रोज योग, प्राणायाम और ध्यान करोगे तो बुद्धि भी प्रखर होगी। और ये मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कल ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सीएम हाउस में योग दिवस कार्यक्रम ये आयोजित हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 300 छात्र छात्राएं इसमें शामिल हैं। तो देखिए, मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते होंगे, कुछ ही देर में योगाभ्यास करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। योग अभ्यास करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। उनके साथ जो 300 स्कूली छात्राएं शामिल हैं, वो भी योग अभ्यास सीएम के साथ करते हुए नजर आएंगे। परिसर में उपस्थित प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं, योग संस्थाओं, ईशा पतंजलि आचार्य। स्वागत करें अपने सीए के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। और इसी वर्ष से जिनके नेतृत्व में प्रतिवर्ष पूरा प्रदेश विश्व योग दिवस मनाता रहा है, मैं अब प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करना चाहूंगी उद्बोधन के लिए। तालियों से स्वागत करेंगे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। भारत माता की आदरणीय मंच, यहां भोपाल में और पूरे प्रदेश में सुन रहे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, सबसे पहले आजादी के अमृत काल में, आजादी के अमृत काल का मतलब 75वां वर्ष है भारत को आजाद हुए। आजादी के अमृत काल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भारत की ऐसी विधा जो हमारे ऋषियों ने बड़े अनुसंधान के बाद विकसित की थी, योग की, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का अद्भुत काम किया है। और आज हम नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि योग से हम निरोग होते हैं। और दुनिया के 177 से ज्यादा देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। कभी केवल भारत योग करता था, आज पूरा विश्व योग कर रहा है। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना तो हमारा ज्ञात इतिहास है। एक नहीं अनेकों देन है हमारी दुनिया को। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र सबसे पहले भारत ने दिया कि सारी दुनिया ही एक परिवार है।
हम सब सोचें, अगर हमें जीवन में कोई भी काम करना है तो सबसे पहली जरूरत क्या है? पहला सुख निरोगी काया। आप बताओ, अगर हमारा शरीर स्वस्थ ना हो, हम बीमार हो, तो हम कोई काम कर सकते हैं क्या? बोल के बताएं, कर सकते हैं क्या? पढ़ाई लिखाई करना हो, खेलना हो, समाज सेवा करना हो, कंपनी खड़ी करनी हो, खेती बाड़ी करनी हो, किसी को पढ़ाना हो और कुछ सिखाना हो, पहली चीज आप शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? स्वस्थ शरीर, हमारे यहां कहा गया है शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का, मतलब सब काम करने का। एक बात और हमारे यहां कही गई, नए महात्मा बलहीनेन लभ्या। जिसके शरीर में ही ताकत नहीं है वो आत्मा परमात्मा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहली शर्त है हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने की सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि है योग। योग सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि है। और ये मैं नहीं कहता, आज जमाना कह रहा है, पूरी दुनिया मान रही है। देखो, मैं भी बचपन से योग करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी, आप सबने देखा, 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, कभी थकते ही नहीं है। वो भी योग करते हैं। आपने पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव जी को देखा होगा, दिनों रात काम करते हैं, कभी थकते ही नहीं है। अभी जगत वासुदेव जी दुनिया भर में मोटरसाइकिल चला के मिट्टी बचाओ का अभियान लेके चले, थकते ही नहीं है। श्री रविशंकर जी थकते ही नहीं है। कारण क्या है? योग। अगर हम ढंग से हमारे अपने आप को, अपने शरीर को ढंग से अगर योग के माध्यम से साधन नियोजित कर ले, तो हम भी ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। मैं समाधि की बात आज नहीं करूंगा, लेकिन हम पहले प्रारंभिक अवस्था की बात करें। यम और नियम का मतलब है अंदर और बाहर की शुद्धि, हमारा अच्छा आचरण और हमारा अच्छा व्यवहार। और अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए मैं अपने प्रिय बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, एक चीज और जरूरी है, वो है हम आहार कैसा करते हैं, हम भोजन कैसा करते हैं, हम खाते क्या हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और इसलिए अगर जंक फूड, पिज्जा बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो आप ये मानिए कि वो संतुलित आहार नहीं है। आहार के मामले में भारत के ऋषियों ने कहा है, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, 3 चीजें कही है। पहली चीज मितभुक, मतलब जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाओ। ऋतुभुक, ऋतुओं में जो चीज हो, जैसे आम का सीजन है तो आम खाओ, फल सीजन के। और हितभुक का मतलब है शरीर के लिए हितकारी खाओ, केवल कचौड़ी, समोसे, गोलगप्पे। अगर असंतुलित आहार लेते हैं तो हमारे शरीर को साधने में वो साधक नहीं होते। युक्त आहार विहारस्य की बात कही है। तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि हमको सात्विक और ऐसा भोजन करना चाहिए जो शरीर के लिए उपयोगी हो। हम भोजन इसलिए करते हैं कि हम जी सकें और काम कर सकें, भोजन के लिए हम नहीं जीते। उसके बाद आती है आसन की बारी, और आसन सचमुच में अद्भुत है। योगासन, आसन अभी हम करेंगे। अलग अलग मुद्राएं होती है। सूर्य नमस्कार कई आसनों को मिलाकर बनाया गया है। इस आसन से हमारा शरीर लचीला होता है, स्वस्थ होता है, अंग प्रत्यंग का सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है, और हम शरीर को हम ऐसा बना लेते हैं कि वो हम स्वस्थ रह सके। आसन, हम पूरी एक आसन की
तालिका बना सकते हैं कि प्रतिदिन हमको कौन कौन से आसन करने चाहिए। मैंने भी एक सूची बनाई आसन की, जो मेरे अनुकूल है वो आसन मैं करता हूं। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत भयानक 98 में, तो मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है, प्लेटें डली है, लेकिन इसके बाद भी कोई इसलिए कुछ आसन करने में मुझे उसके कारण दिक्कत होती है। लेकिन आज आपको लगता नहीं होगा कि मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है। एक 98 के दिन थे, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं चल भी सकता हूं, लेकिन योग के कारण। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की बात मैंने कही, संतों की बात कही, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। मैं भी दिनों रात काम करता हूं, 18-18 घंटे काम करता हूं, तो भी मन थकता नहीं है, शरीर भी थकता नहीं है। और कैसे काम करें, और बेहतर कैसे करें, और अच्छा कैसे करें, एक ललक मन में बनी रहती है। और जी ये कोई विशेष रूप से भगवान ने ऐसा बना के नहीं भेजा, हम चाहें तो अपने आप को वैसा बना सकते हैं। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरी पहली अपील है कि हम एक दिन योग का नहीं है ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो आज योग कर लें। मेरे बेटा बेटियों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमको इतना समय निकालना चाहिए कि हम 40-45 मिनट रोज अपने शरीर को दें। ये शरीर मंदिर है, इसी के माध्यम से हम सब काम करेंगे। हम बाकी सब करें और शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही काम नहीं करें, स्वस्थ रहने के लिए, तो फिर मतलब क्या है बेटा बेटियों। और इसलिए पहला संकल्प आज ये कि हम योग एक दिन नहीं, साल में रोज करेंगे। कौन कौन रोज करता है, जरा हाथ उठाओ जो रोज करते हो। देखो बेटा बेटी कितने ईमानदार है जिनने किया वो हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, आज बताना कि अब इच्छा किसकी है कि रोज करेंगे। मैं सच बताता हूं मेरे बेटे, मुझे बहुत खुशी हुई, आप सबने हाथ उठाए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसको अगर आदत बना लोगे तो सचमुच में कुछ बड़ा कर पाओगे। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। ये मेहनत अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें बहुत लाभ होगा। योग का मतलब केवल शरीर का व्यायाम नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, चारों का समुच्चय है मनुष्य। और योग का जो अंतिम अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, योग का अर्थ है। उसकी प्रारंभिक अवस्था है यम नियम आसन, और उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम सांस प्रश्वास की एक प्रक्रिया है। सांस हमको कैसी लेनी चाहिए, हम प्राणायाम से अपनी सांस पर नियंत्रण कर सकते हैं और उसको, शरीर को अपने लिए बहुत उपयोगी और अनुकूल बना सकते हैं। देखो, पिछले साल कोविड आया, 2 साल हो गए, पिछले साल हम योग नहीं कर पाए, भयानक लहर थी कोविड की। मैं भी कोविड में दिन और रात काम कर रहा था, मुझे भी कोविड हो गया। लेकिन योग के कारण और प्राणायाम के कारण, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने योग किया था, प्राणायाम किया था, इसलिए मैं संक्रमित तो हुआ, लेकिन मेरे शरीर पे ज्यादा असर हुआ नहीं, पॉजिटिव आ गया, लेकिन ना खांसी आई ना जुकाम आया। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा 98, 99, 100 बना रहा। और अस्पताल में भी, क्योंकि उस समय तो डर बहुत था, जब पहले कोविड आया था तो इलाज भी पता नहीं था, तो डर बहुत था, तो अस्पताल में मैं भी भर्ती कर दिया गया और वहां रोज योग करता रहा। मैं रोज योग करता रहा, आसन भी करता रहा और प्राणायाम भी करता रहा। तो उसी का चमत्कार था कि कोविड आया और छू के निकल गया, फेफड़ों तक तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि प्राणायाम कर करके फेफड़े इतने मजबूत हो गए थे कि कोविड का वो वायरस कोई असर ही नहीं कर पाया। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। दूसरी लहर में जब कोविड की भयानक आई तो हमने ये तय किया कि आइसोलेशन में हमारे जो भाई बहन है उनको हम ऑनलाइन योग करवाएंगे। योग से निरोग ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया और ऑनलाइन हमने योग करवाया। योग के प्रशिक्षक ऑनलाइन आसन करवाते थे, प्राणायाम करवाते थे और उसके कारण कई लोग घर में ही स्वस्थ हो गए।
एक अद्भुत बात देखो, एलोपैथी से नहीं, कई कोविड के पेशेंट योग के कारण, प्राणायाम के कारण, अपनी जड़ी बूटियों के कारण, ग्लो जैसी जड़ी बूटियों के कारण, काढ़े के कारण भी स्वस्थ हुए हैं। ये भारत की अद्भुत विधा है और इसलिए आज आपको प्राणायाम यहां सिखाया जाएगा। मैं सच कहता हूं 3 चीजें मैं रोज करता हूं, 3 चीजें नहीं 5 चीजें आज बताता हूं। नंबर 1, कुछ चुने हुए आसन। समय की कमी है, मैं भी जानता हूं कि मैं घंटों व्यायाम नहीं कर सकता, आसन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आसन करता ही हूं। नंबर 2, मैं प्राणायाम करता हूं। नंबर 3, स्नान करके मैं ध्यान करता हूं। एक बार मैं अपना नाता परमात्मा से जोड़ता हूं, वो अपना पावर हाउस है। देखो, एक तो ताकत है जो दुनिया को संचालित कर रही है, एक बार उससे जुड़ जाओ, शरीर ऊर्जा से भर जाएगा, मन आनंद से भर जाएगा, विश्वास से भर जाएगा। तो एक बार ध्यान लगा के मैं उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता हूं, अंतर्मुखी होता हूं और बाद में प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मेरे आज के दिन को तू सफल बनाना, सार्थक बनाना, आज मैं बेहतर काम कर पाऊं। फिर पूजा करके मैं गाय को रोटी खिलाता हूं और उसके बाद प्रतिदिन अब 3 पेड़ लगाता हूं, रोज 3 पेड़ लगाता हूं, क्योंकि पेड़ पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? तो मैं रोज जब तक पेड़ नहीं लगा लेता मुझे चैन ही नहीं पड़ता। पेड़ लगा के मुझे लगता है कि मैंने पेड़ नहीं लगाया, जिंदगी लगा दी, सांसें लगा दी जो लोगों को जीवन देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर धरती छोड़ के जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों का मुकाबला करेगी। ये 5 काम करने के बाद फिर मैं दूसरा काम करता हूं और इसलिए मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने सभी प्रिय बेटे बेटियों को, बहनों और भाइयों को, जो मैंने अनुभव किया है, मैं वो अनुभव बताते हुए आज ये आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जीवन को जैसा शरीर कहे, अंदर से मन कहे। मन देखो बड़ा कई बार आलसी सा होता है, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, योग से क्या होता है, अभी थोड़े और सो लो, आज नहीं करेंगे, कल देखेंगे। लेकिन अपने एक बात कही, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। और इसलिए देखो, हर एक का मन इधर उधर भटकता है, मन बहुत चंचल है, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी। मन अपने नियंत्रण में रहना चाहिए, प्राणायाम उसके काम भी बहुत आता है। इसलिए आपको मन पर नियंत्रण पाने का संकल्प करना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, मैं योग भी करूंगा और मैं प्राणायाम भी करूंगा। प्राणायाम से मन भी प्रसन्न रहता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। देखो, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हताश से रहते हैं, निराश से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऊर्जा से भरे रहते हैं, प्रेरणा से भरे रहते हैं। तो ये प्राणायाम और योग हमको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा से भरने का काम करते हैं और इसलिए केवल एक दिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नहीं, हम रोज योग करें और रोज प्राणायाम करें, यही मेरा निवेदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और इसलिए अंत में मैं पूरे प्रदेश के बेटे बेटियों से फिर निवेदन करता हूं कि रोज योग कीजिए, रोज प्राणायाम कीजिए, भोजन शरीर के लिए जो लाभकर हो उस भोजन को कीजिए। और सबसे अंत में आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि हम मध्य प्रदेश में योग आयोग बना रहे हैं। योग आयोग बनेगा मध्य प्रदेश में, उसकी पूरी तैयारी कर ली है और स्कूलों में भी योग की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। बोलो, सब योग करेंगे? तो बोलिए भारत माता की। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए, हम उनको सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी ऊर्जावान उपस्थिति एवं आपके प्रेरणा वचन हम सभी को ऊर्जा से भर देते हैं और आपके मूल मंत्र, जीवन जीने के मूल मंत्र हम सभी के लिए मार्गदर्शन है। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच
सामंजस्य का कार्य करता है। यह स्वस्थ जीवन की कला एवं विज्ञान भी है। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में भी किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मेलन है, जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। योग अभ्यास का उद्देश्य सभी त्रिविध प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति प्राप्त करना है। अब हम जुड़ने जा रहे हैं कर्नाटक के मैसूर पैलेस से, जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ हमारे प्रदेश बल्कि पूरे देश को संबोधित करेंगे। आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को। जय भारत, जय कर्नाटक. Please take your seats. Ladies and gentlemen, under the leadership of Honorable Prime Minister, this year the Yoga Day celebrations are unique. For you're going to be seeing many new initiatives happening for the first time. And these, ladies and gentlemen, have been coordinated by our Honorable Ayush Minister, Shri Sarvanand Sonowalji, who's also the Minister for Ports, Shipping and Waterways. So to welcome everyone in this iconic Yoga Day celebrations, I request and invite Shri Sarvanand Sonowalji, our Honorable Minister, for his welcome remarks. Namaskar. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka, Shri Tharsan Gehlot ji, Honorable Chief Minister of Karnataka, Basavaraj S. Bommai ji, Honorable Minister of Cooperation and Mysuru District in charge, S.T. Samasekhar ji, Honorable Minister of Health, Government of Karnataka, Sudhakar Rao ji, Honorable Dr. Pramada Devi Wadiar ji, Rajmata Mysuru, Honorable Krishna Datta Samaraja Wadiar, Maharaja Mysuru, Pratap Sinha ji, Honorable MP, B. Srinivas Prasad ji,
Honorable MP, local MLAs, revered Yug Gurus, senior officers of Ministry of Ayush, Central Ministries, State Government, eminent dignitaries, expert of yoga, allied science and media person, and my dear friends. It is my privilege to welcome you all on the International Day of Yoga 2022 amidst the breathtaking beauty of Mysuru. After 2 tumultuous years of the pandemic, we are now celebrating IDY in physical mood. The state of Karnataka is gifted by God with rich biodiversity and has a rich history of arts, culture and literature. It has won Gyanpidya, country's highest literary award, for maximum number of times. A historic celebration of the ancient Indian cultural heritage of yoga began on 13 March 2022 with the 100 days countdown campaign involving 100 organizations across 100 cities till today. With the collaboration of state and the union governments, ministries, events at various iconic sites across India have been observed. Now, this grand succession of celebration is culminating in Mysuru, the beautiful heritage city of Karnataka. We all realize that this is due to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's exemplary and continued efforts. The International Day of Yoga and the Science of Yoga has received recognition around the globe. The effort culminating in the celebration of the International Day of Yoga carry the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision to bring world peace and harmony by focusing on the health and well-being of individual, communities, nations, and the world as a whole. It is his personal engagement and consistent efforts that the world is experiencing an increasing spirit of yoga and its benefit. Under his able leadership, the nation is changing the world dynamics, and yoga has played a key role in that. Yoga has brought the world together, reshaping the global values, and is bringing different healthcare system closer. He has written to the head of the state of different countries and also head of villages in India to join together in spreading the message of yoga. This aligns with the year's theme, Yoga for Humanity, and the Ministry of Ayush has designed a unique program to include various sections of the society to celebrate health and heterogeneity. We are involving the whole world through Guardian Ring program and whole government through celebration at 75 iconic places. There will be disseminations of yoga practices and research through exhibition in Dasara ground today and tomorrow, and also using IT asset such as Namaste Yoga, Yoga Portal, Vibrek application for its wider reach. We all remember that due to very concerted and proactive effort of the Government of India, yoga has been included in the UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Continuing the forward march, various Government of India and the Ministry of Ayush have taken the various initiatives to ensure advancement in the health and well-being of people through yoga, such as conducting National Yoga Olympiad in schools and declaring Yogasana as a competitive sport. Also, additions of Yogasana in the list of sports discipline for equipment of sports person group, C post and ministries and department of Government of India has been recently done on 17 June 2022. I further wholeheartedly thanks the people of Karnataka, the Government of Karnataka, all central government and state government ministries, defense forces, other uniformed service organizations, revered yoga gurus, celebrities and spokespersons, eminent dignitaries and associations associated with us who made this movement towards wellness through yoga a grand success. I also extend my gratitude to all the countries worldwide for their enthusiasm and support. I extend my heartfelt gratitude to the people of Mysuru for making this a huge success. Jai Hind! Namaste.
Thank you, Honorable Minister, sir. And now, ladies and gentlemen, requesting the gracious host Chief Minister, the Janapriya Mukhyamantri of Karnataka, Shri Baswaraja Bommai ji, for his address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಹಾಗೂ ಗಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಯುವರಾಜರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಯೋಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಇಡೀ ಮೈಸೂರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी. Ladies and gentlemen, Prime Minister Modi ji himself is a committed yoga sadhak. He epitomizes the rewards of yoga. He epitomizes humanity. कोरोना काल में कोविड टीकाकरण के अभियान को आम जनता तक पहुंचाना और दूसरे देशों को मदद का हाथ बढ़ाना मानवता का प्रतीक है. स्वच्छ भारत और शौचालय निर्माण के अभियान से तनमन जीवन को पावन करने का नाम ही योग है. मन की बात के द्वारा लोगों से जुड़ना और लोगों की बेहतरी के लिए जनमानस से सुझाव लेना और फिर एक पिता के समान उनको आदर और पहचान देना मानवता की पहचान है. आपकी कार्यशैली, आपकी विचारधारा, आपके सभी जन कल्याण कार्यक्रमों में, आपके कण कण में योग का प्रताप झलकता है. तो योग को स्वयं जीने वाले, आसक्ति रहित होकर संभाव से सभी कर्म करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हम करबद्ध होकर निवेदन करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें. राज्य के गवर्नर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं. मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है. आज योग
वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tad brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता
भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है। हमें योग को आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें
आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अपने संदेश से सभी में एक नई ऊर्जा जागृत करने के लिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी के साथ योगाभ्यास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। दिव्य सज्जनों, प्रातः की सुंदर बेला में तो अभी हमने सुना माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही सुंदर वचन, और जिन्होंने साझा किया कि योग न सिर्फ व्यक्ति विशेष के मन में शांति उत्पन्न करता है, बल्कि पूरे प्रदेश, देश और पूरे विश्व में शांति उत्पन्न करने में प्रमुख स्थान रखता है। योग आध्यात्मिक अनुशासन है जिससे योग की दुनिया में आपका स्वागत है। ज्ञान के इस अनोखे संसार में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी यह हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा ही आज भी है। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चारण क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना,
सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंध संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंध क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांवों को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना। सांस भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं।
सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। आइए अब योगासना की तरफ बढ़ें। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी तांत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें, एड़ियों को नीचे लाएं, उंगलियों की जकड़न को खोलें, हाथों को धड़ के समांतर नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। पादहस्तासना। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। धीरे धीरे सांस भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुके जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेरु तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ये सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आएं तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षैतिज न हो जाएं। सांस छोड़ें,
धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुके और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। यह समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे ना जाएं। भद्रासन। आइए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हों। भद्र का अर्थ है दृढ़। पांवों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये दंड आसन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें। सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। ये अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। वज्रासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटाकर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। इस आसन को वज्र आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल हो जाएं। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल अवस्था में आ जाएं। शशांकासन। शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं जबकि अंगूठों को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें
और थोड़ी को भूमि पर रखें। भुजाओं को समांतर रखें, सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। सांस भीतर खींचें और उठें। सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडूकासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊर्ध्वमुखी मेंढक जैसी हो जाती है। वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं। श्वास खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा करें और वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में ले आएं। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिनी टांग को मोड़ें और दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें। बाईं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटें और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें। शरीर तथा गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। इस मुद्रा में आराम से रहें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योग करने वाले हमेशा निरोगी रहते हैं। योग प्राचीन परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को बहुत पहले से जान लिया था, इसलिए योग नियमित करते थे। बीच में हम सब भौतिक भाग दौड़ में भूल गए थे, लेकिन हम सब नियमित रूप से योग करें तो तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। इसलिए योग नियमित करें, इसका लाभ उठाएं और पूरे परिवार और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसे अपनाएं, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हम विपरीत परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं। आपका पसंदीदा चैनल IND 24 अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। रायपुर के साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी, जहां पिछले 3.5 वर्षों में हुए विकास एवं उपलब्धियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी, जैसे कि राज्य शासन की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर,
तथा राजीव युवा मितान क्लब योजना के क्रियान्वयन और प्रदेश के लोगों तक पहुंच रहे इसके लाभों को आकर्षक छायाचित्रों और फिल्मों के जरिए प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी 1 माह तक सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रसारित। हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभासन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें। थोड़ी को भूमि पर रखें। दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें। अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें। टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आएं। अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सेतु बंधासन। ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें। बाहों को शरीर के किनारे रखें। दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस भीतर लें। धीरे धीरे नितंबों तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है। यह पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें। धीरे धीरे मूल स्थिति में आएं और विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। उत्तान पादासन। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्ध हलासन। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं। तत्पश्चात 60 डिग्री का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। यह अर्ध हलासन की पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में शरीर की स्थिति नितंब से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़े
तथा जांघों को छाती के पास लाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें, अपनी टांगों को सीधा फैलाएं, आराम करें। उदर की चोटों, हर्निया, साइटिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास ना करें। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हो, आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को जागृत भाव से विश्राम दें। प्राकृतिक श्वास से परिचित हों। इसे लयबद्ध और धीमा होने दें। ताजगीपूर्ण और निश्चिंतता की अनुभूति होने तक इस अवस्था में रहें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तथा उसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत सहायक है। कपालभाति। यह मस्तिष्क के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्तेजित करता है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें, सीना फुलाएं। सांस को उदर की मांसपेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकालें। शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें। एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर निकालें और विश्राम लें। इस प्रक्रिया को 30 बार करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब 2 चक्र और करें। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। कृपया ध्यान रखें, हृदय संबंधी परेशानियों, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम।
क्रमशः बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, सिर ऊंचा तथा आंखें बंद हों। शरीर को कुछ गहरी सांसें लेकर आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर इसे बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भी कर लें। दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 5 चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करने वाले नए लोग हैं, उनके लिए श्वास अंदर खींचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर 1:2 करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य ऊर्जा के सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोषित करता है। ये चित्त को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देता है। ये प्राण शक्ति बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करता है। ये कफ संबंधी दोषों का भी निवारण करता है। शीतली प्राणायाम। शीत का अर्थ है ठंडा। यह प्राणायाम साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्याग्रता को दूर करता है। शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। पद्मासन अथवा किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति जैसा बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके वायु को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाली अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह त्वचा और नेत्र के लिए लाभदायक है। ठंड, कफ अथवा तुंडिका शोथ अर्थात टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर भौरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के बुन बुन से मिलती जुलती लगती है। दोनों नासिकाग्रों से गहरी सांस भीतर लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे की बुन बुन की जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है। 2 बार और दोहराएं। ये अनिद्रा की अच्छी दवा है। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है। अब भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें।
अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लें। अब तर्जनी को अपनी आंख पर, मध्यमा को नासापुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की भुनभुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। यह एकाग्रता और ध्यान के प्रारंभ के लिए तैयारी करने का प्राणायाम है। ध्यान। आइए अब ध्यान के लिए तैयार हों। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें। अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ को रखें। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में होने चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हों। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। ये एकाग्रता स्मृति विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ये पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहें।
स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख, समृद्धि एवं शांतिमय, स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय व विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। विश्व योग दिवस के महापर्व पर हम सभी संकल्पित हुए योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग के अंतर्गत और कार्यक्रम के अंत में अब मैं निवेदन करना चाहूँगी आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय वर्मा जी से आभार प्रस्तुत करने के लिए निवेदन। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित होकर हम सभी का उत्साहवर्धन किया। मैं इस कार्यक्रम में श्री भरत दास बैरागी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान तथा अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों के प्रति भी उनकी कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, प्रमुख सचिव आयुक्त सामाजिक न्याय तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति भी विभाग की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न योग संस्थान जैसे पतंजलि योग संस्थान, ईसा योग फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, भारतीय योग संगठन, बिहार स्कूल ऑफ योगा आदि के प्रतिनिधियों को भी विभाग की ओर से उनकी सहभागिता हेतु धन्यवाद देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, भोपाल के विभिन्न स्कूल के विद्यार्थीगण एवं शिक्षकों, विभागीय अधिकारियों तथा मध्य प्रदेश माध्यम तथा जनसंपर्क विभाग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम तथा ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए व्यापक मीडिया कवरेज किया है। धन्यवाद। अब स्कूलों में भी
जैसे मैंने आज कहा, योग आयोग का आज गठन अपने प्रदेश में हो जाएगा और योग आयोग के गठन के बाद मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम योग सिखाने के लिए स्कूल के भी जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी हम प्रशिक्षित करें और पतंजलि योग पीठ, ईसा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान और बाकी भी जितनी योग की प्रमुख संस्थाएं हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि बच्चों को योग कराने के लिए वो अपने योग प्रशिक्षक उनको भी भेजें और आवश्यकता पड़ने पर धीरे धीरे हम योग प्रशिक्षकों की भर्ती भी करेंगे ताकि योग को हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सकें। और जैसा हमारे बच्चे भी बता रहे थे कि हमको बहुत अच्छा लगा, सचमुच में अगर नियमित रूप से इसे हम अपना लें तो हमारी शरीर तो स्वस्थ हो गई, बुद्धि प्रखर होगी, मन एकाग्र होगा, सकारात्मक ऊर्जा से हम भरे रहेंगे और हम केवल अपने लिए नहीं, अपने देश, समाज और विश्व के कल्याण के लिए भी काम करेंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में बनाना है और ऐसे देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है। योग आयोग का आज गठन कर दिया जाएगा और मैं प्रदेश भर के बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, स्कूल में हम प्रयास प्रारंभ करेंगे लेकिन घर पर भी सरल योग, आपने देखा, सरल योग करने का प्रयास करें और उसके लिए भी कैसे मार्गदर्शन होगा उसकी व्यवस्था मैं बनाऊंगा। धन्यवाद।